दोस्तों, डीएम साहब रूप बदलकर चाय की टपरी पर चाय बेच रहे थे। तभी एक दरोगा वहां पर आता है और डीएम साहब को धमकाते हुए कहता है, ए लड़के, चल हफ्ता निकाल, वरना तेरी ये गुमटी यहां से हटा ले। तभी डीएम साहब उस दरोगा से पूछते हैं, अरे भैया, ये तो सरकारी जगह है और मैं रोजाना नगर निगम को 200 रुपए को भरता हूं, फिर आपको अलग से हफ्ता क्यों देना है? तभी दरोगा कहता है, ए लड़के, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। जितना बोला ही केवल उतना चुपचाप कर, वरना रातों रात अपनी गुमटी यहां से हटवा, नहीं तो कल जेसीबी आकर तेरी गुमटी तोड़ जाएगी। तभी डीएम साहब ने बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निगम का पूरा पैसा ईमानदारी से देता हूं और मैं नगर निगम की जगह पर खड़ा हूं। इसके अलावा मैं आपको अलग से कोई हफ्ता नहीं दूंगा। यह सुनकर दरोगा पूरी तरीके से बौखला जाता है और गुस्से में फिर वह जो कदम उठाता है, सच्चाई सुनकर आपके भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही एक जिले की है। दोस्तों, एक गरीब किसान परिवार था जिसमें हरिशंकर लाल जी थे। वो उनकी पत्नी सुशीला जी, वे एक उनका लड़का था जिसका नाम विनय था। पति पत्नी पूरे दिन खेत में बहुत मेहनत करते थे। पूरे दिन मेहनत कर कर वह दिन का 2 पैसा कमाकर लेकर आते थे और अपने बच्चे को खाना खिलाते थे और उसकी पढ़ाई की फीस भरते थे। एक दिन हरिशंकर जी और उनकी पत्नी सुशीला जी अपने खेत पर काम कर रहे होते हैं और उनका बच्चा विनय वहीं खेत पर खेल रहा होता है। तभी एक गाड़ी में 4 गुंडे आते हैं और गाड़ी से निकलकर उस किसान की कॉलर पकड़कर कहते हैं कि कल तक तेरा यह खेत हमारे नाम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम बहुत बड़ा हाईवे बनाने वाले हैं और उसमें एक मॉल बनाने वाले हैं। तो तेरी यह जमीन पूरी तरीके से मेरे नाम कर दे। किसान उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है। वह कहता है, देखिए साहब, मेरी यह जमीन पूरे 20 लाख की है, लेकिन आप इसके मुझे केवल 2 लाख दे रहे हैं, तो मैं आखिर यह जमीन कैसे आपको दे दूं? इस जमीन से मेरा परिवार पलता है, इस जमीन से मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरी जाती है, इसी जमीन से मैं अपने बच्चे को रोटी खिलाता हूं। तभी वह गुंडे उस किसान के साथ मारपीट करते हैं। उसकी जो पत्नी होती है उसे भी थप्पड़ मारकर कहते हैं कि अपने आदमी को समझा लेना, यदि कल तक इसने यह जमीन हमारे नाम नहीं करी तो तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे या उसे उठाकर ले जाएंगे। वह किसान उन गुंडों के पैरों में गिर जाता है, उनसे माफी मांगने लगता है कि आप मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, मैं यह जमीन तो आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? 2 लाख में मैं क्या करूंगा? मैं कौन सा नया व्यापार शुरू करूंगा? मैं कहां रहूंगा? मैं कब तक अपने बच्चे की फीस भर पाऊंगा? वह किसान रोते रोते उन गुंडों से बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन वह गुंडे बिल्कुल निर्दय होते हैं। वह उस किसान पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, उसे लात मारते हुए कहते हैं, ये सब तेरी समस्या है, इसे तू जान, लेकिन कल तक तेरी यह पूरी जमीन हमारे नाम हो जानी चाहिए। ऐसी धमकी देकर वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। तभी वह किसान अपनी पत्नी व अपने बच्चे को लेकर वहीं जिले के पुलिस थाने में जाता है। पुलिस थाने में जब वह जाता है तो वहां उसे अजय चौहान नाम का दरोगा मिलता है। किसान दरोगा जी से बोलता है, दरोगा जी, मेरा नाम हरिशंकर लाल है। मेरा यह छोटा सा 8 वर्ष का बेटा है जिसका नाम विनय है। हमें पिछले कुछ महीनों से कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मेरी जमीन की कीमत 20 लाख है, लेकिन वह मुझे केवल 2 लाख का मुआवजा देकर मेरी पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं। यह बात सुनकर दरोगा समझ जाता है कि यह किन गुंडों का काम है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अजय चौहान जो दरोगा होता है वह भी उन्हीं गुंडों के साथ मिला होता है। वह किसान की पूरी बात सुन लेता है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। वह उल्टा किसान को धमकाता है कि चुपचाप उन गुंडों की बात मान लो, वरना वे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दरोगा जी की बात सुनकर हरिशंकर जी बहुत रोते हैं। वह पूरी रात अपने परिवार के साथ बैठकर यही विचार कर रहे होते हैं कि कल वह गुंडे फिर आएंगे। आखिर अब उन्हें क्या जवाब दिया जाए? रोते रोते पूरा परिवार सो जाता है। सुबह जब विनय और किसान की पत्नी उठते हैं तो देखते हैं कि किसान हरिशंकर ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने ही खेत के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर विनय बहुत डर जाता है और वह देखता है कि वह गुंडे जबरदस्ती उसकी मां से वह जमीन अपने नाम करवा रहे हैं, और जिस दरोगा के पास हरिशंकर लाल जी अपने परिवार को लेकर मदद मांगने गए थे, वह दरोगा भी उन्हीं गुंडों के साथ वहां खड़ा होता है। लेकिन वह उन गुंडों पर कोई केस नहीं बनाता। वह हरिशंकर लाल जी की आत्महत्या को कर्ज का कारण बताकर बात को दबा देता है। यह सब देखकर विनय को बहुत गुस्सा आता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि मुझे बड़े होकर इन 4 गुंडों से और इस दरोगा से बदला लेना है। उसके बाद वह गुंडे
उनकी पूरी जमीन और उनका पूरा खेत हड़प लेते हैं और उन्हें मात्र 2 लाख रुपए देकर सारे कागजात अपने नाम करवाकर उन माँ बेटों को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। वह माँ बेटे जैसे तैसे मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि विनय अब भी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में उसका मन भी बहुत अच्छा था। विनय ने कुछ सालों के बाद अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करी। उसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा में भी 99% नंबर लाकर पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त करा। अब विनय को समझ नहीं आ रहा था कि आगे भविष्य में उसे क्या करना चाहिए। तभी वह गांव के सरपंच के पास जाता है और उनसे बात करता है। तो गांव के सरपंच उन्हें बताते हैं कि तुम इंजीनियरिंग कर लो या तुम डॉक्टर बन जाओ। लेकिन विनय के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उन 4 गुंडों से और उस एक दरोगा से बदला लेना होता है। तभी विनय उनसे पूछता है कि सरपंच साहब, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसका आदेश शहर के सारे पुलिस वाले मानते हो, जिसके एक आदेश से पूरे शहर का माहौल बदल जाए। तभी सरपंच साहब विनय को बताते हैं कि शहर में केवल और केवल कलेक्टर का राज होता है। यदि शहर का कलेक्टर चाहे तो वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले को कोई भी आदेश दे सकता है। वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी पुलिस वाले को बदल सकता है। कलेक्टर का एक आदेश पूरे शहर को मानना ही पड़ता है। तभी विनय मन ही मन ठान लेता है कि मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है और उन 4 गुंडे उस एक दरोगा से अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। विनय कलेक्टर बनने की जानकारी नेट से निकालता है। तभी उसे पता चलता ही कि कलेक्टर बनने के लिए उसे यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी होगी। क्योंकि विनय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर कोटा चला जाता है और वहां से कलेक्टर की पढ़ाई शुरू कर देता है। विनय अपने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में असफल होता है, लेकिन वह अपने दूसरे अटेम्प्ट में पहली अब दूसरी परीक्षा को पास कर लेता है। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था। वह लक्ष्य था इंटरव्यू का। यदि विनय इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो वह कलेक्टर बन जाएगा। विनय अपने इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है और भगवान में उसका बहुत विश्वास होता है, तो उसका इंटरव्यू भी काफी अच्छा जाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और कुछ ही दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो विनय का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। अच्छी बात यह थी कि विनय उसी जिले का कलेक्टर बनता है जहां पर उन गुंडों ने, पुलिस वालों ने मिलकर उसके पिता की हत्या करवा दी थी और आसपास के सभी किसानों की जमीन हड़प ली थी। कुछ महीनों तक विनय की काफी कठिन ट्रेनिंग चलती है। कुछ महीनों के बाद जब विनय अपनी पोस्ट पर आता है तो वह गांव में जाकर गांव के कुछ दुकानदार से, वह कुछ किसानों से बातचीत करता है। तभी विनय को पता लगता है कि वह 4 गुंडे जो उसके पिता को परेशान कर रहे थे, वह अभी भी उसी गांव में रहते हैं और वह कभी कभार गांव में आकर गांव के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं। उन दुकानदारों को धमका कर रखते हैं कि यदि तू यहां पर ठेला लगा रहा है तो तुझे रोज का हफ्ता हमें देना होगा। यदि तू यह हफ्ता नहीं देगा तो तेरी दुकान को रातों रात तोड़वा दिया जाएगा। और यदि कोई दुकानदार उन गुंडों की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस भी उनकी कोई सहायता नहीं करती, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उन गुंडों के साथ मिले होते हैं, वह भी सारे घूसखोर होते हैं। तभी विनय ठान लेता है कि मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि वह सारे गुंडे और घूसखोर पुलिस वाले सभी एक साथ रंगे हाथ पकड़ा जाए, वरना यदि मैंने गुंडों को पकड़ लिया तो वह पुलिस वालों का नाम नहीं लेंगे और पुलिस वालों को पकड़ लिया तो वह गुंडों का नाम नहीं लेंगे। विनय को अब एक ऐसी योजना बनानी थी कि वे गुंडे और पुलिस वाले सभी को एक साथ रंगे हाथ पकड़ सके। तभी विनय अपनी पूरी योजना तैयार कर लेता है और अपने गुप्त सूत्रों को यह खबर दे देता है कि जिस दिन उन गुंडों का हफ्ता वसूली करने के लिए आने का समय हो, तब से 1 दिन पहले वह उसे खबर दे दे। 4 से 5 दिनों के बाद विनय के गुप्त सूत्रों द्वारा उसे खबर मिल जाती है कि अगले आने वाले रविवार को गुंडे उसी गांव में हफ्ता वसूली के लिए आने वाले हैं। रविवार की सुबह सुबह ही विनय एक चाय वाले का लेकर उसी गांव में चाय की घुमटी लगाकर वहां पर चाय बेचने लग जाता है। दिन के 12 बजते हैं और वहां पर एक गाड़ी आती है जिनमें से 4 गुंडे उतरते हैं और वह गांव की हर एक दुकान से पूरा हफ्ता वसूल करते हैं। तभी 2 गुंडे विनय के पास आते हैं। विनय कहता है, अरे किस बात का हफ्ता, मैं तो नगर निगम का पूरा पैसा भरता हूं, नगर निगम की रसीद कटती है, मैं वह पूरा पैसा ईमानदारी से भरता हूं, आखिर मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं? तभी उनमें से एक गुंडा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, ए बेवकूफ, ज्यादा बात मत कर, तू क्या नया नया आया है? क्या तुझे यहां का नियम नहीं पता? यदि यहां पर दुकान लगानी है, यहां पर व्यापार करना है तो रोज का हफ्ता देना होगा। हम महीने में 2 बार आएंगे और पूरे महीने का हफ्ता लेकर जाएंगे।
चुपचाप हफ्ता निकाल, वरना 2 चांटे पड़ेंगे और तेरी पूरी दुकान को भी तोड़ दिया जाएगा। विनय बोलता है, अरे साहब, तुम ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तुम्हारे नाम की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तभी वह गुंडे वहां पर हंसने लगते हैं और विनय से कहते हैं कि चल, तू अभी नया नया आया है, मैं खुद तुझे पुलिस वालों के पास ले जाता हूं। पुलिस वालों को जाकर कह देना कि हम आए थे और हफ्ता वसूली कर रहे थे। विनय बोलता है, मैं तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देने वाला। तभी वह गुंडे विनय के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। इतने में ही उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। विनय देखता है कि उस गाड़ी में वही अजय चौहान नामक दरोगा बैठा है जो इनके साथ मिला हुआ है। विनय दौड़ता हुआ उस गाड़ी के आगे जाता है और गाड़ी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। विनय बोलता है, पुलिस वाले साहब, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। ये गुंडे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरी दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं और मुझसे हफ्ता मांग रहे हैं। क्योंकि विनय ने पूरी तरीके से अपना रूप बदल रखा था, इसीलिए वह दरोगा भी उसे नहीं पहचान पाता है कि यह तो यहाँ का कलेक्टर है। और वह गाड़ी से उतरकर गुंडों की बजाय विनय की कॉलर पकड़कर विनय से कहता है, तो इसमें गलत क्या है? चुपचाप इन्हें इनका हफ्ता दे, वरना ये तेरी दुकान पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और तू इनका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ऐसे रोते रोते तू मेरे पास तो क्या, पूरे थाने में किसी भी पुलिस वाले के पास चले जाना, कोई भी तेरी मदद नहीं करने वाला। दरोगा जैसे ही यह बात बोलता है, विनय के चेहरे से आंसू मिट जाते हैं और विनय हंसने लगता है। विनय की हंसी देखकर वो और वहां खड़े सभी गुंडे और दरोगा चौंक जाते हैं। गांव वाले भी विनय को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर यह गुंडे और पुलिस वालों के सामने हंस क्यों रहा है। फिर विनय धीरे धीरे अपनी दाढ़ी, मूंछे और अपने बालों पर से नकली बाल हटाने लगता है और जैसे ही अपने रूप में आता है, सामने खड़े दारोगा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत सैल्यूट ठोकते हुए कहता है, अरे साहब, आप माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतने में ही पीछे से कुछ अन्य थाने के पुलिस वाले आते हैं और वहां खड़े गुंडे को, उस दरोगा को पकड़ लेते हैं। वह चारों गुंडे विनय के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, वरना हम आपसे कभी हफ्ता नहीं लेते। तभी वह दरोगा विनय के पास जाता है और कहता है, साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सभी के साथ मिल जाइए। हमारा सिर्फ हफ्ता वसूली का नहीं बल्कि 1-2 नंबर का भी बहुत बड़ा व्यापार है। हमारी जेब तो पूरी तरीके से गर्म है, हम आपको भी मालामाल कर देंगे। इस नौकरी से आपको जितने तनख्वाह मिलती है, हम उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आपके घर हर महीने पहुंचाते रहेंगे। इस नौकरी से साहब आप कितना कमा लोगे? आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करोगे? आपके माता पिता भी बुजुर्ग हो रही होंगे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसे आप इतना पैसा देंगे जितना आप इस नौकरी में पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। तभी विनय गुस्से में आकर उस दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बेवकूफ, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी हरिशंकर लाल का बेटा हूं जिसे आज से 8 साल पहले तुमने जबरदस्ती आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। तुम सभी गुंडों ने और पुलिस वालों ने मिलकर मेरे पिताजी की सारी जमीन छीन ली थी। वह रोते रोते तुम्हारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने भी आए थे, लेकिन तुम पुलिस वालों ने भी उनकी कोई सहायता नहीं करी थी और इसी डर से रोते रोते उन्होंने रातों रात आत्महत्या कर ली। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि तुम लोगों से इस शहर के कई सारे किसान, कई सारे दुकानदार परेशान हैं और एक ना एक दिन मैं इन सभी दुकानदारों को और इन सभी किसानों को तुम लोगों से मुक्त करवा कर रहूंगा। और मैं उसी हरिशंकर लाल किसान का बेटा विनय हूं जो आज इसी जिले का कलेक्टर बनकर आया हूं। तभी विनय तुरंत उस दरोगा का सस्पेंड लेटर लिखता है, साइन करता है और उन चारों गुंडों को अरेस्ट करवाता है। दरोगा के और उन लोगों के जो 2 नंबर के व्यापार होते हैं, उन सभी व्यापार की काली कमाई को झपट करवाकर उन सभी पर एक बहुत बड़ा केस बनवाकर उन सभी को जेल भिजवाता है। साथ ही साथ अभी तक उस दरोगा ने और अन्य पुलिस वालों ने, उन गुंडों ने जितने भी किसानों की जमीन हड़पी थी, जितने भी किसानों की जमीन पर कब्जा करना था, वह उन सभी किसानों को अपनी अपनी जमीन प्रदान करवाता है। वह शहर में जितने भी दुकानदारों से हफ्ता वसूली हो रही थी, वह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाकर केवल नगर निगम की 200 रुपए की एक रसीद कटवाने का आदेश देता है। और साथ ही साथ शहर में जितने भी 2 नंबर की गलत व्यापार चल रहे थे, वह सभी भी धीरे धीरे कर कर विनय की डर से अपने आप बंद हो जाते हैं। शहर के सभी लोग विनय के इस कार्य से बहुत खुश थे। वह सभी लोग विनय का धन्यवाद करते थे। दोस्तों, आज के युग में विनय जैसा बेटा मिलना बहुत ही किस्मत की बात है, जो कि अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए इतनी मेहनत करता है, एक जिले का कलेक्टर बनता है
और पूरे जिले को गुंडागर्दी अन्य 2 नंबर के कामों से मुक्त करवाता है। यदि दोस्तों, हमारा आज का हर एक युवा अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि मुझे जीवन में कुछ ना कुछ करना ही है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो उसे उसके सपने पूरे करने से रोक सके। लेकिन आजकल के लोग काफी ज्यादा मार्ग से भटक जाते हैं। वे सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब बात मेहनत करने की आती है तो उन्हें आलस आने लगता है। हम तो दोस्तों ऊपर वाले से केवल यही दुआ करते हैं कि हर परिवार में विनय जैसा एक बेटा जरूर हो, जो अपने माँ बाप का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत कर सके। आपको विनय की यह बहादुरी, यह ईमानदारी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।